नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव रिजल्ट को, जानेंगे भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी डिप्लोमेट को क्यों तलब किया, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की, एक नजर डालेंगे प्रयागराज में महाकुंभ पर, बात करेंगे अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की भी, और आखिर में जानेंगे महाराष्ट्र में फैल रहे जीबी सिंड्रोम के बारे में। लेकिन इन खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली नतीजे पर बीजेपी में जश्न का माहौल, आप अभी भी वेटिंग मूड में, प्रियंका गांधी बोली अभी मैंने चेक नहीं किया। सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए बदल दिया वीजा नियम, भारत समेत 14 देशों पर पड़ने वाला है इसका असर। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में शुक्रवार को रॉन्ग साइड से आ रही कार ने मचाया कहर, बाइक सवार को मारी टक्कर। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम भजनलाल शर्मा, बोले एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। शादी के चंद घंटों बाद दुल्हन पैसे और गहने लेकर हुई फरार, पति करता रह गया इंतजार। भोपाल में मुस्लिम युवक पर चलाए लात घूसे, कोर्ट मैरिज करने पहुंचा, हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का लगाया आरोप। भारतीयों को डंकी रूट से अमेरिका किसने भेजा, अब जांच के लिए पंजाब पुलिस ने एसआईटी का किया गठन। पश्चिम बंगाल में 7 बांग्लादेशी हुए गिरफ्तार, एजेंट 70,000 रुपए लेकर करवाते थे बॉर्डर पार। वहीं देश के पहाड़ी राज्यों में अचानक बढ़ी ठंड, मध्य प्रदेश में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है हवाएं, जम्मू कश्मीर में कोल्ड वेव का दिखा असर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनेगी देश की पहली स्थायी कुंभ नगरी, 2378 हेक्टेयर जमीन पर रास्ते, स्कूल, पार्क निर्माण, 2000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। ये तो थी हेडलाइंस। अब बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा 27 साल बाद सत्ता में वापसी करती दिख रही है। 2 घंटे की मतगणना के बाद चुनाव आयोग के आंकड़ों में 70 सीटों में से भाजपा 46 और आम आदमी पार्टी सीटों पर आगे चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। सुबह 8 बजे से दिल्ली चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। दिल्ली में 3 स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। 70 और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती नजर आ रही है। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे तय कर देंगे कि दिल्ली की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। सौरभ भारद्वाज, आतिशी, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन, अवध ओझा अपनी अपनी सीटों पर बीजेपी से पिछड़ रहे हैं। केवल जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया आगे हैं, हालांकि वहां भी कांटे की टक्कर चल रही है। फिलहाल दिल्ली में आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार है। फिलहाल वो कालकाजी सीट पर बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से पीछे हैं। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी ग्रेटर कैलाश सीट से पीछे चल रहे हैं। अधिकतर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान जताया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा है कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। वहीं नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। यहां बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित मैदान में हैं। वहीं करावल नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। आपके मनोज त्यागी पीछे हो गए हैं। कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी पीछे चल रही हैं। इसके अलावा बता दें कि बीजेपी के रमेश बिधूड़ी उस पर आगे चल रहे हैं। यहां अलका लांबा कांग्रेस की उम्मीदवार है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के कार्यवाहक हाई कमिश्नर मोहम्मद नूरुल इस्लाम को शुक्रवार शाम को साउथ ब्लॉक में तलब किया गया था। साथ ही उन्होंने शेख हसीना के बयान को निजी बताया और कहा कि उसे भारत से जोड़ना ठीक नहीं है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि मोहम्मद नूरुल को बताया गया कि भारत बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध चाहता है, जिसे हाल की हाई लेवल मीटिंग में कई बार दोहराया गया है। लेकिन दुखद है कि बांग्लादेशी अधिकारी भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं और आंतरिक मामलों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बांग्लादेश हम पर झूठे आरोप लगाना बंद करे। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 6 फरवरी को बयान जारी कर भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था। बांग्लादेश ने मांग की थी कि भारत को अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बयान देने से रोका जाए। यूनुस सरकार ने शीर्ष राजनयिक को बुलाकर कहा था कि शेख हसीना भारत में रहकर झूठे और मनगढ़ंत बयान दे रही हैं। दरअसल 5 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु के ढाका स्थित धनमंडी 32 आवास पर तोड़फोड़ की थी। हसीना ने हमलावरों को चेतावनी देते हुए कहा था कि इतिहास अपना बदला लेता है। 5 फरवरी को ही खुलना में शेख हसीना के चचेरे भाई शेख सोहेल शेख जेवेल के घरों को 2 बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया गया था। 6 फरवरी की सुबह शेख हसीना के घर सुधा सदन में भी आग लगा दी गई थी। हिंसा को लेकर शेख हसीना ने कहा था कि किसी ढांचे को मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। 5 फरवरी को हुई हिंसा की शुरुआत सोशल मीडिया पर बुलडोजर जुलूस के ऐलान के बाद हुई। जब हमला हुआ तब वहां सुरक्षा बल भी मौजूद थे। भीड़ को वहां से जाने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। कुछ उपद्रवी शेख मुजीबुर के आवास और संग्रहालय में भी घुस गए, बालकनी पर चढ़ गए और तोड़फोड़ की थी। बताया जा रहा है कि आवास में आगजनी भी की गई। इसके कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य फ्रांस द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रो के साथ इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 10 फरवरी की शाम को पेरिस पहुंचेंगे। उसी शाम को राष्ट्रपति मैक्रो द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। यह रात्रि भोज मशहूर एलएसी पैलेस में होगा, जहां क्षेत्र के कई मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य भी मौजूद होंगे। विक्रम मिस्त्री ने बताया कि 11 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इस आयोजन का मकसद वैश्विक स्तर पर एआई के बढ़ते प्रभाव और उसके उपयोग को और अधिक सुदृढ़ करना है। इनके अलावा ये शिखर सम्मेलन एआई प्रौद्योगिकी की दुरुपयोग और उसकी नैतिकता पर भी विचार विमर्श करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि ये तीसरा उच्च स्तरीय एआई शिखर सम्मेलन है। इससे पहले 2023 में यूके और 2024 में दक्षिण कोरिया में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत और फ्रांस के बीच टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली अमेरिका यात्रा होगी। महाकुंभ का शनिवार को 27वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 40 करोड़ 68 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अभी मेला 18 दिन और चलेगा। आज संगम पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ रहेगी। रविवार को भी ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। संगम पर श्रद्धालुओं को रोकने नहीं दिया जा रहा। पुलिस स्नान कर चुके लोगों को वहां से निकाल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रयागराज पहुंचे हैं। आपको बता दें कि भजनलाल संगम स्नान के बाद 115 विधायकों संग सेक्टर 6 स्थित राजस्थान सरकार पवेलियन पर कैबिनेट मीटिंग करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी पत्नी के साथ संगम में स्नान किया। अभिनेता राजकुमार राव पत्नी पत्रलेखा के साथ शुक्रवार को डुबकी लगाए और रात को गंगा आरती में भाग भी लिया। वाहनों की प्रयागराज शहर में एंट्री हो रही है। महाकुंभ से अखाड़े वापस जाने लगे हैं। इसके लिए नया ट्रैफिक प्लान लिया गया है। कल
कल्पवासी भी घर लौटने लगे हैं। इसके लिए प्रशासन मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री देगा। 8 फरवरी की रात 8 बजे से 9 फरवरी की सुबह 4 बजे तक वाहनों को एंट्री मिलेगी। एकादशी होने की वजह से प्रयागराज शहर और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंचे हैं। इसकी वजह से भीड़ और बढ़ गई है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। भाजपा जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। अब तक 30 में से 17 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। इसमें भाजपा 42,846 वोटों से आगे चल रही है। भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। हलवाई लड्डू बना रहे हैं। वहीं सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद और उनके सांसद पिता अवधेश प्रसाद सुबह से घर ही नहीं निकले हैं। बता दें कि पूर्व भाजपा प्रवक्ता अवधेश पांडे ने कहा कि अयोध्या में सपा ने राम का अपमान किया, जनता ने उसका बदला लिया। इस पर सांसद अवधेश प्रसाद ने पलटवार किया। कहा भाजपा ने बेईमानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उनके गुंडों ने बूथ कैप्चरिंग की है। इसके बाद भी भाजपा हारेगी। मिल्कीपुर में अगर भाजपा जीतती है तो 8 साल बाद फिर से सीट पार्टी के खाते में आएगी। बड़ी बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी विधानसभा सीट पर बीजेपी 7,000 वोट से सपा से हार गई थी। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद सपा विधायक थे। 2024 विधानसभा चुनाव में सपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया। वह अयोध्या से सांसद बन गए, तब से यह सीट खाली थी। मिल्कीपुर में उपचुनाव दिसंबर में होने थे, लेकिन भाजपा नेता गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी थी। इसमें उनका नामांकन रद्द करने की मांग की थी। हालांकि बाद में बाबा ने याचिका वापस ले ली थी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के शुक्रवार को 7 नए मामले सामने आए। इसके बाद जीवी सिंड्रोम के कुल मामले बढ़कर 180 हो गए हैं। इससे अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 58 मरीज आईसीयू और 22 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, जबकि 79 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन 180 मामलों में पुणे से 123, पिंपरी चिंचवाड़ से 25, पुणे ग्रामीण से 24 मामले और दूसरे जिलों से 8 मामले हैं। एक अधिकारी ने बताया कि जीबी सिंड्रोम के सबसे ज्यादा मामले नांदेड़ के पास स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी से आए हैं। यहां के पानी का सैंपल लिया गया था, जिसमें कैंपिलोबैक्टर जेजुनी पॉजिटिव पाया गया। ये पानी में होने वाला एक बैक्टीरिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुष्टि की है कि नांदेड़ और उसके आसपास के इलाकों में जीबी सिंड्रोम प्रदूषित पानी के कारण फैला है। पुणे नगर निगम ने नांदेड़ और आसपास के इलाके में 11 निजी आरओ सहित 30 प्लांट को सील कर दिया है। 6 फरवरी को 63 साल के व्यक्ति की भी जान चली गई थी। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया था कि बुखार और पैरों में कमजोरी की शिकायत के बाद बुजुर्ग को सिंहगढ़ रोड क्षेत्र के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जांच में पता चला कि उन्हें जीवी सिंड्रोम है। इस्केमिक स्ट्रोक के कारण उनकी जान चली गई थी। ये तो थी आज की हमारी बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।